हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। तो आज से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम लोग आपके प्रीवियस ईयर दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें EVS के पूछे गए सारे क्वेश्चंस हम लोग इसमें करने वाले हैं। और ये जो क्लास है आप लोगों को रोज़ डेली दोपहर 2 बजे देखने को मिलेगी। तो चलिए देरी ना करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोले जाने वाली भाषा है? चलिए बताइए, जो कुड़ुक लैंग्वेज है ये कहाँ के लोगों द्वारा बोली जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है असम, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है मिजोरम और फोर्थ है झारखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। कुड़ुक जो लैंग्वेज है ये किसके द्वारा बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। कुड़ुक लैंग्वेज कहाँ के लोगों द्वारा बोली जाती है? आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि आज की क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको कॉपी और पेन की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आप लोग पहले अपना नोटबुक और पेन ले लीजिएगा, फिर क्लास को स्टार्ट करिए। आगे से देखते हैं, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप लोग नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 4 जिसने भी लगाया था रहेगा बिल्कुल सही। झारखंड की लैंग्वेज है कुड़ुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नोटबुक की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप लोग नोटबुक जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चंस आपके हर EVS के पोर्शन में आते ही आते हैं जिसमें आपको नोटबुक और पेन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, फिर इसका आंसर बताइए क्या हो रहेगा। लिखा हुआ है, आपका घर X पर स्थित है और आपका विद्यालय Y पर स्थित है। हालांकि आपका स्कूल इसके ठीक विपरीत है, लेकिन बीच में वेस्ट हाईवे के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। तो आप पहले उत्तर दिशा की ओर 100 मीटर चलते हैं, फिर 75 मीटर लंबे मेट्रो को पार करते पश्चिम की ओर चलते हैं और अंत में Y पर अपने स्कूल पहुंच जाते हैं, जो दक्षिण की ओर 100 मीटर है। स्कूल Y के सापेक्ष में आपका घर कहाँ पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सही से पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा। आपके सामने 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वैसे वैसे आप लोग इसकी ड्राइंग बना लीजिए, फिर बताइए कि इसका आंसर क्या सही हो रहेगा। अब आप लोगों के पास में कुल मिलाकर 50 दिन बचे हुए हैं, तो आप लोगों को अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करनी चालू कर देनी चाहिए। तो आप लोग आज की क्लास के पूरे 30 के 30 क्वेश्चन जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करिए, फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो रहेगा, 75 मीटर पूर्व दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक ट्रेन 5 जून 2020 4:15 पर नागरकोइल से शुरू हुई और 7 जून 2020 को 3:15 पर गांधीधाम पहुंची। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 2640 किलोमीटर है। इस यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति किलोमीटर में लगभग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है CTET वालों ने सबको दिया था। इसका नंबर जो है सबको दिया था, क्योंकि इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर CTET वालों ने सबको दिया था। आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि इसका जो है सबको नंबर मिला था। एक कॉमन नंबर जो होता है वो सबको इसका दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है? चलिए बताइए, मधुमक्खी पालन जो होता है उसको शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? क्या जुलाई से सितंबर, या फिर अक्टूबर से दिसंबर, या फिर जनवरी से मार्च, या फिर अप्रैल से जून? जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर NCERT के नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारी मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके। वहाँ पे आप लोगों को CTET के लिए बनाए गए, केवल CTET के लिए बनाए गए अच्छे नोट्स मात्र 100 रुपये में मिल रहे हैं। EVS के नोट्स 150 रुपये में CDP के नोट्स हैं, और 100 रुपये में हिंदी के नोट्स हैं, और 100 रुपये में SST पेपर 2 के नोट्स वहाँ पे दिए गए हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, अगर लेते हैं तो आपके 15 से 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये गारंटी है। 15 से 20 नंबर अगर आप लोगों को 100 रुपये में मिल रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी डील है, आप लोगों को तुरंत ले लेना चाहिए। अभी आप
अभी अगर आप लोग हमारे 4 नोट्स खरीदेंगे तो उनकी कुल मिलाकर कीमत होती है 450 रुपये, लेकिन दिवाली सेल के लिए वो नोट्स आप लोगों को 350 रुपये में दिए जा रहे हैं, यानी 100 रुपये का डिस्काउंट अभी वहाँ पे आपको मिल रहा है। तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पे मास्टर्स अड्डा सर्च करिए, वहाँ पे आपको हमारी ऐप दिखाई देगी, उसका लोगो ये पर्पल कलर का लोगो है, उसी में आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे आप लोगों को नोट्स खरीद लेने हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं 100 रुपये में, और एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह फ्री में पड़ी हुई हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर भी वहाँ पे फ्री में आपको मिल जाएंगे। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और ये जो हम क्लास करवा रहे हैं इसकी PDF आपको वहीं पर देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो आपको मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि इस समय लीची वगैरह के फूल जो है वह खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वेलक्रो का आविष्कार कई चीज़ों में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वेलक्रो का उपयोग कई चीज़ों को आपस में चिपकाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो बनाया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। वेलक्रो जो होता है, जो हम लोग पहले सैंडल वगैरह पहनते थे, उसको जब हम लोग बंद करते थे, जो उसको चिपकाने के लिए जो चिर चिर की आवाज़ आती थी, उसको बोलते हैं वेलक्रो। कई सारे आप लोगों ने बैग में देखा होगा, उस बैग को जब बंद करते हैं तो वेलक्रो जो होता है आपस में चिपक जाता है, उसको जब छुड़ाते हैं तो वो चिर चिर की आवाज़ करता है। ब्लैक कलर का होता है, आप लोगों ने कई जगह पे देखा भी होगा। तो उसका आविष्कार जो है किसने किया था? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। मास्टर्स अड्डा जो ऐप है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छी ऐप है, और आप लोगों के पास कुल मिलाकर 50 दिन बचे हुए हैं, तो आप लोगों को उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। अगर अब आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप लोग किताब खरीदेंगे, किताब से फिर उसमें से क्वेश्चन छाँटेंगे और उसमें टाइम लगेगा, और किताब आपको महंगी भी पड़ेगी। हम आप लोगों को केवल नोट्स मात्र 100 रुपये में दे रहे हैं। अगर आप कोई एक सब्जेक्ट की किताब लेंगे तो 250 या 300 रुपये से कम में किताब नहीं मिलेगी, वो भी NCERT की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो रहेगा? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो रहेगा। जॉर्ज मेस्टल द्वारा वेलक्रो का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन नंबर 1 है अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड है मणिपुर, थर्ड है मेघालय, फोर्थ है जम्मू कश्मीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो रहेगा? सभी को पता है, जम्मू एंड कश्मीर जो है वह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हमारे देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में एल्युमिनियम की खदानें हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। ये जो क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा रहे हैं, ये आपके 16 तारीख को पूछे गए थे। 16/12/2021 को यहाँ पे आप लोग एग्ज़ाम डेट भी देख सकते हैं, और जो हम इनके आंसर बता रहे हैं ये भी आपके आंसर जो हैं, ये आंसर की जो आपकी CTET की ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोगों ने लिए हुए हैं। ये सारे के सारे आंसर जो हैं CTET की वेबसाइट से हम लोगों ने डाउनलोड किए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? जिसने भी इसका आंसर नंबर 1 लगाया है उड़ीसा, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेल लिपि में एक मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदुओं की पंक्तियाँ बनाई जाती हैं। यह स्क्रिप्ट पर आधारित होती है, यानी जो ब्रेल लिपि होती है वह कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, यह आप लोगों को बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 5 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 7 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रेल लिपि जो होती है वह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 डॉट्स पर आधारित होती है ब्रेल लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरीके के कार्य करने होते हैं। निम्नलिखित चरणों पर विचार करें और उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें ये चरण सही क्रम में दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लीजिए, फिर इस ऑप्शंस के अनुसार आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए।
तो प्याज की फसल को उगाने के लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? सबसे पहले मिट्टी को ढीला करने के लिए उसकी खुदाई की जाती है। उसके बाद में बीजों को उसमें बो दिया जाता है। फिर उसके बाद में खरपतवार को उससे हटा दिया जाता है। जो खरपतवार होता है उसमें से उसको हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद में प्याज जो होता है, जब वो प्याज पक जाता है तो प्याज को उखाड़ कर निकाल लिया जाता है। फिर प्याज जब उखाड़ लिया जाता है खेत से, उसके बाद में प्याज के ऊपर के सूखे हुए पत्ते को काट दिया जाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हमारे देश में एक जगह है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिलोंग, मेघालय में। सेकंड है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। थर्ड है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। या फिर फोर्थ है लेह, लद्दाख में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने किए हैं, अधिकतर क्वेश्चन उनमें से एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। और जो हमारे नोट्स हैं, जो मात्र आप लोगों को 100 रुपये में मिल रहे हैं, वो सारे जो नोट्स हैं वो एनसीईआरटी की बुक से मेन पॉइंट्स को निकाल के बनाए गए हैं, जो आपके हर बार आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। लेह लद्दाख की यहाँ पर बात कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित फलों और सब्जियों में से उन फलों और सब्जियों का चयन कीजिए जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ फल और सब्जियाँ दी गई हैं। इनमें से आप लोगों को उन फल और सब्जियों का चयन करना है जिनके अंदर बीज होते हैं। लिखा हुआ है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू और टमाटर। चलिए इनमें से उनको छांटिए जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में 1-2 बनते हैं जो आपके बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। अगर आप लोगों को पता है कि किन में बीज होते हैं, किन में बीज नहीं होते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है। क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो रहेगा। लौकी, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर में बीज देखने के लिए हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भालू जैसा दिखता है लेकिन है नहीं? यह जानवर दिन में 17 घंटे एक पेड़ की डाल पर उल्टा लटक कर सोते हुए बिताता है और उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। इस जानवर की औसत जीवन 40 वर्ष है। इस जानवर का जो है औसत जीवन जो है वह 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन काल में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूम पाता है और यह अत्यधिक आलसी भी होता है। चलिए इसका नाम बताइए। क्या यह चिंपैंजी हो जाएगा, लंगूर हो जाएगा, पांडा हो जाएगा या फिर स्लॉथ हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर दीजिए। जो ऊपर कथन कहा गया है यह किस जानवर के बारे में कहा गया है? सभी को पता होना चाहिए। यह स्लॉथ के बारे में कथन कहा गया है। स्लॉथ जो होता है वह अपने पूरे जीवन काल में मात्र 8 वृक्षों पर ही घूम पाता है क्योंकि यह बहुत ही आलसी होता है। 17 घंटे पेड़ पर उल्टे लटक कर सोता रहता है। ये सारी बातें जो कही गई थी ये स्लॉथ के बारे में कही गई थी और यह भालू जैसा दिखता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आप लोगों को मिलान करना है। यहाँ पर राज्य लिखे हुए हैं और यहाँ पर उनके राज्यों में पाए जाने वाले जो घर होते हैं उनके प्रकार लिखे हुए हैं कि गांव में कैसे घर वहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप लोगों को इसमें सुमेलित करना है, आपको मिलान करना है कि किस राज्य में कैसे घर हमें देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में सही मिलान करके हमें आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। आप लोगों ने अगर नोटबुक और पेन ले लिया है तो आप लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और बहुत ही आसानी से आप इनको सॉल्व भी कर लेंगे। असम में कैसे मकान पाए जाते हैं? बांस के खंभों पर बने ऊंचे मकान जो है वह असम में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। यानी पहले का तीसरा बिल्कुल सही हो गया। फिर लद्दाख में कैसे मकान होते हैं? लद्दाख में जो होते हैं लकड़ी के फर्श और लकड़ी की
सपाट छत वाले पत्थर से बने मकान देखने को मिलते हैं, यानी दूसरे का जो है दूसरा बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं फिर किसकी बात कही गई है। फिर कही गई है मनाली और हिमाचल प्रदेश। मनाली में कैसे घर हमें देखने को मिलते हैं? मनाली में जो है हमें ढलवा छतों वाले पत्थर या लकड़ी से बने मकान देखने को मिलते हैं। अब हमारे पास इधर एक ऑप्शन बचा हुआ है, यानी स्टेट एक बचा हुआ है, और जो मकान के प्रकार हैं ये इधर साइड में वो 2 बचे हुए हैं। तो सभी को पता है राजस्थान में बर्फ़ या इग्लू के घर तो देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसका आंसर कौन सा हो रहेगा? इसका आंसर नंबर 4, 5 जो है ये वाला बिल्कुल सही हो रहेगा, यानी इसको इसमें मिला दीजिए। तो इस हिसाब से पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का 5वां, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है 3rd वाला बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3rd इसका बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर कोई ऊपर या नीचे नहीं है और यह सिर्फ सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के सतह पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश कौन सा है? चलिए बताइए। हम लोग जो हैं वह किस देश के विपरीत दिशा में खड़े हुए हैं, ये आप लोगों को बताना है। इनमें से वह कौन सा देश है जिसके विपरीत दिशा में हम लोग खड़े हुए हैं? जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, अगर अपना इंडिया यहाँ पर है तो इसके सापेक्ष यहाँ पर कौन सा देश यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए क्या हो रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 है अल्जीरिया, 2 है अर्जेंटीना, 3 है ऑस्ट्रेलिया और 4 है ऑस्ट्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहेगा, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक किसान अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए बार बार धान की फसल उगा रहा है और अधिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग कर रहा है। इस अभ्यास से उसके खेतों की मिट्टी बन जाएगी। एक ही खेत में बार बार एक ही फसल उगाने से क्या होता है सभी को पता है, और इसमें एक चीज़ और लिख रखी है कि वह जो है अधिक से अधिक उर्वरक और कीटनाशकों का भी प्रयोग कर रहा है, जिससे उसकी मिट्टी कैसी हो रहेगी? चलिए बताइए। एक ही खेत में बार बार एक ही प्रकार की फसल उगाना और उसमें उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करना किसका संकेत है? क्या केवल धान के लिए उपयोगी मिट्टी बन जाएगी? क्या अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ हो जाएगी? या फिर जुताई और बीज बोने के लिए उपयुक्त हो जाएगी? या फिर अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। तो सभी को पता है एक ही खेत में बार बार एक ही फसल उगाने से और उसमें उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करने से वहाँ की मिट्टी जो होती है वह बंजर बन जाती है। इसीलिए इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए जो मिट्टी है वह अनुपयुक्त हो जाएगी, यानी प्रयोग के लायक नहीं बचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा सेट NCF 2005 द्वारा निर्धारित EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से 4 का सही प्रतिनिधित्व करता है? यानी EVS में जो आपकी 6 थीमें दी गई हैं उनमें से 4 का सही प्रतिनिधित्व कौन सा ऑप्शन करता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। आप लोगों को सारी थीम पता होनी चाहिए जो इसकी 6 थीम दी गई हैं, तभी आप लोग इसका सही आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर 2 जिसने भी लगाया है रहेगा बिल्कुल सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षार्थियों के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं? पहला ऑप्शन है एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले कार्य का चयन करना। दूसरा ऑप्शन है पोर्टफोलियो में डालने के लिए एक छात्र के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। फोर्थ ऑप्शन है एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्टारों को इकट्ठा करना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी यानी 4 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। ए, सी और डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है ईवीएस पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है ईवीएस पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है ईवीएस पाठ्यक्रम पर्यावरण शिक्षा सामाजिक विज्ञान का एकीकरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर दीजिए। क्या हो रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो रहेगा। ईवीएस पाठ्यक्रम पर्यावरण शिक्षा सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का एकीकरण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों से पड़ोस में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण के लिए कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल विकसित किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। एक ईवीएस का शिक्षक है, वह अपने विद्यार्थियों से पड़ोस में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने के लिए कहता है। उस सर्वेक्षण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है परिकल्पना बनाना। ऑप्शन नंबर सेकंड है आलोचनात्मक सोच। और थर्ड है रिकॉर्डिंग और सुनने का कौशल। और फोर्थ है पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग कौशल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। काफ़ी सारे लोग इसका आंसर नंबर 2 लगा रहे होंगे और हमें भी इसका आंसर नंबर 2 सही लगता है, लेकिन जो है आपका CTET ने इसका आंसर नंबर 3 सही माना है, तो हम लोगों को भी इसका आंसर नंबर 3 ही सही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो CTET है, जो आपकी CBSE बोर्ड है, उसने इसका आंसर नंबर 3 जो है वह सही माना है, तो इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन के आवश्यक तत्व क्या हैं। चलिए बताइए, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन के आवश्यक तत्व क्या हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। ओनली बी एंड सी, यानी इसका बी और सी वाला सही है और बाकी ए और डी इसके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कुणाल ने एक स्थानीय कारीगर को कपड़े की टाई और रंगाई पर एक कार्यशाला के लिए अपने स्कूल में आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगरों को आमंत्रित करने का उद्देश्य निम्नलिखित को छोड़कर क्या है। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा स्थानीय कारीगरों को आमंत्रित करने का उद्देश्य नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 3 CBSE बोर्ड द्वारा बिल्कुल सही माना गया है और आपकी जो आंसर की आई थी उसमें भी इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मेहर की कक्षा में कुछ ऐसे छात्र हैं जो एक प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विपस्थित हो गए थे और उन्हें स्कूल के वातावरण में समायोजन करने में समस्या है। ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सकें, यानी इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। संसाधन के रूप में समुदाय का उपयोग करने का औचित्य यह है कि यह समुदाय के सभी ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार करने में मदद करता है। यह बिना किसी प्रश्न के स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है। अपने बच्चों के सीखने में समुदाय की हिस्सेदारी है और इसमें शामिल होने की ज़रूरत है। शामिल नहीं होने पर समुदाय नाराज़ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। संसाधन के रूप में समुदाय का प्रयोग करने का औचित्य यह है कि अपने बच्चों को सीखने में समुदाय की हिस्सेदारी है और इसमें शामिल होने की ज़रूरत है, यानी इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आरोही ने अपने शिक्षार्थियों से अपनी कक्षा का एक नक्शा बनाने को कहा। यह गतिविधि विकसित करने में मदद करेगी। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। आरोही है जो अपने शिक्षार्थियों से कहती है कि आपको एक नक्शा बनाना है। यह जो गतिविधि है यह किस चीज़ को विकसित करने में उनकी मदद करेगी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। सभी को पता है क्या हो जाएगा, सापेक्ष स्थिति और अभिविन्यास की समझ, यानी इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। परीक्षा को आसान बनाना, यही जो है निगेटिव है और निगेटिव हमसे पूछा गया था। जहाँ पर भी आपको नहीं दिखाई दे पहले उसके ऊपर आपको ऐसे गोला बना देना है, फिर आपको क्वेश्चन के आंसर को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ईवीएस में शिक्षार्थियों का आकलन करते समय बचना होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सूचना एकत्र करने के विभिन्न तरीकों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर सेकंड है अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर 3 है मूल्यांकन के आधार के रूप में समूह कार्य का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर 4 है मूल्यांकन के दौरान तकनीकी भाषा का उपयोग करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। ईवीएस में शिक्षार्थियों का आकलन करते समय किससे बचना अधिक आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, मूल्यांकन के दौरान तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था इसीलिए हम लोगों ने इसको 2 पेज में कर दिया है, एक में इंग्लिश और एक में हिंदी। तो पहले इंग्लिश वाले अपना क्वेश्चन देख लीजिए आराम से। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देख पाए हैं तो आप लोग पॉज कर लीजिए वीडियो, फिर देख लीजिए, फिर हिंदी वालों को बता देते हैं। लिखा हुआ है कक्षा 5 में रोनाल्ड रॉस के बारे में एक कहानी है जिसे 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जब उसने सिकंदराबाद के एक अस्पताल में काम करने के दौरान यह खोजा कि मच्छर मलेरिया से फैलता है। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और माइक्रोस्कोप के नीचे इसका अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षार्थियों को कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षार्थियों को अधिक रोमांचक कहानियाँ एकत्र करने के लिए प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन नंबर डी है वैज्ञानिक के इतिहास की सराहना करना। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सीबीएसई बोर्ड है, जो सीटेट बोर्ड है, उसने आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे।
आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यात्रा पर ऑडियो विजुअल क्लिप, सेकंड है यात्रा पर कविता, थर्ड है यात्रा के तरीके पर मॉडल और फोर्थ है बच्चों के यात्रा के अपने अनुभव। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? जहाँ पर भी अनुभव वगैरह की बात की जाएगी वो सबसे बढ़िया होता है, सबसे बढ़िया आंसर वही होता है जहाँ पर अनुभव की बात कही जाएगी, जहाँ पर करके सीखने की बात कही जाएगी, सबसे अच्छा ऑप्शन वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ईवीएस कक्षा में एक शिक्षार्थी अपने पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आप उसे सुनेंगे पर अपने पाठ्य योजना पर सीमित रहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 है पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 है इस विषय पर शिक्षार्थियों के साथ अलग से चर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 है इसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ईवीएस कक्षा में एक शिक्षार्थी अपने पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। तो अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे, यानी आप उस बच्चे को कैसे जवाब देंगे? क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो रहेगा। उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। खेल और पहेलियाँ ईवीएस शिक्षण और सीखने का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि चलिए बताइए खेल और पहेलियाँ जो होती हैं वह ईवीएस शिक्षण को सीखने का महत्वपूर्ण तरीका क्यों है? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या हो रहेगा? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो रहेगा। वो शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अब आप लोगों को बताना है कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और ध्यान रखिएगा हमने आपको वही आंसर बताए हैं जो आपके सीबीएसई बोर्ड ने अपनी आंसर की में रिलीज किए थे, जो उसने बताया था कि इसका आंसर ये सही होगा। हमने उनका वो आंसर आप लोगों को बताया है, अपने मन से कोई भी आंसर इसमें नहीं बताया गया है। तो अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए या फिर हमारे जो एनसीईआरटी के नोट्स बनाए गए हैं मात्र 100 रुपये में, अगर आप लोगों को वो भी खरीदने हैं तो आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर। वहाँ पे आपको ऐसा लोगो देखने को मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे सर्च करना मास्टर्स अड्डा ऐप, तो आपको वहाँ पे ऐसा लोगो देखने को मिलेगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, एनसीईआरटी की बुक वगैरह फ्री में पड़ी हुई हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर फ्री में पड़े हुए हैं और ये जो क्लास हो रही है इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएगी। काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल वहाँ पे आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। और अब आप लोगों के पास में समय भी बहुत कम बचा हुआ है, तो आप लोगों को हमारी ऐप बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आप लोग हमारी मास्टर्स अड्डा ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर मास्टर्स अड्डा ऐप को सर्च कर लीजिए, वहाँ से भी आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। डाउनलोड करके लॉगिन कर लीजिए और पेड नोट्स वाले सेक्शन में जब जाएंगे आपको वहाँ पे CTET वाले में जाना है, उसके बाद में आपको पेड नोट्स को ख़रीदना है। मात्र 100 रुपये में EVS के बेस्ट नोट्स हैं, मात्र 100 रुपये में EVS हिंदी और CDP वगैरह के नोट्स दिए गए हैं। आप लोग कोई भी नोट्स खरीद सकते हैं, मात्र 100 रुपये में एक नोट्स दिया गया है। जाइए और डाउनलोड करिए मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।